48 लॉज ऑफ पावर का फोर्थ लॉ कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आइए जानते हैं इसे दो कहानियों के माध्यम से। मार्सियस कोरियोलेनस एंशिएंट रोम का एक महान मिलिट्री हीरो था। 5वीं शताब्दी में उसने कई लड़ाइयां लड़ी और अपने देश को बाहरी खतरों से बचाया। उसने अपने जीवन का ज्यादातर समय युद्ध के मैदान में ही बिताया था और आम रोमन लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इससे वो एक लेजेंडरी फिगर के जैसा बन चुका था। 454 बीसी में कोरियोलेनस ने अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाकर पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। उसने कॉन्सुल के इलेक्शन में भाग लेने का फैसला किया, जो कि उस समय रोम का हाईएस्ट इलेक्टेड पब्लिक ऑफिशियल होता था। इस पद के उम्मीदवार काफी पहले से ही पब्लिक के सामने स्पीचेस देना शुरू कर देते थे। जब कोरियोलेनस पहली बार पब्लिक के सामने आया, उसने अपने 17 साल के युद्ध के अनुभव और उनसे प्राप्त जख्म लोगों को दिखाए। भीड़ के ज्यादा होने के कारण कोई उसका भाषण अच्छे से सुन नहीं पाया, पर लोगों की नजर में वो उनका हीरो था और इलेक्शन में उसका जीतना लगभग तय था। फिर पोलिंग वाले दिन कोरियोलेनस फिर से लोगों के सामने आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके साथ पूरी सीनेट थी, पैट्रिशियंस थे, यानी उस समय की रूलिंग क्लास फैमिलीज, और एरिस्टोक्रेसी भी उसके साथ थी। आम जनता को उसका ये अति आत्मविश्वास पसंद नहीं आया। फिर कोरियोलेनस ने बोलना शुरू किया। उसके शब्दों में अहंकार था और आम लोगों के प्रति डिसरिस्पेक्ट का भाव। इस बार लोगों ने उसे अच्छे से सुना। लोगों को इस बार समझ आया कि जिसे वो एक लेजेंडरी फिगर मानते हैं, वो भी एक आम आदमी की तरह एरोगेंट और डींग मारने वाला इंसान है। कोरियोलेनस की दूसरी स्पीच की न्यूज सारे रोम में आग की तरह फैली और इलेक्शन वाले दिन लोग बड़ी मात्रा में वोट डालने आए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोरियोलेनस ना जीते। कोरियोलेनस इलेक्शन में हार गया और वह फिर से बैटलफील्ड में लौट गया, लेकिन वह लोगों से बहुत नाराज था और उसने लोगों को उसे वोट ना देने के कारण उनसे बदला लेने की कसम खाई। कुछ हफ्तों बाद रोम में अनाज का एक शिपमेंट आया, जिसे सीनेट आम जनता में फ्री में बांटने वाली थी, लेकिन कोरियोलेनस ने सीनेट के सामने आकर इसकी खिलाफत की और कहा कि ऐसा करने से शहर पर बुरा असर पड़ेगा, और सीनेट ने अनाज को ना बांटने का निर्णय कर लिया। कोरियोलेनस यहाँ तक नहीं रुका, अब तो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को ही वह बेकार बताने लगा। वह ट्रिब्यून्स को खत्म करने की वकालत करने लगा। जब ये बातें लोगों तक पहुंची तो कोरियोलेनस के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रिब्यून्स ने सीनेट को कहा कि कोरियोलेनस को ट्रिब्यून के सामने पेश करे। उसने ट्रिब्यून के सामने पेश होने से मना कर दिया। इससे सारे शहर में दंगों जैसे हालात पैदा हो गए। लोगों के दबाव में सीनेट को ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के फेवर में वोट करना पड़ा। इससे ट्रिब्यून तो शांत हो गए, लेकिन लोगों में गुस्सा था और उन्होंने डिमांड की कि कोरियोलेनस पब्लिक से माफी मांगे। कोरियोलेनस आखिरी बार पब्लिक के सामने आया और उसने बोलना शुरू किया। एक बार फिर उसने वही गलती की जो वह पहले से करता आया था। जितना वह बोलता गया, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और अंत में जनता ने उसे पकड़कर ट्रिब्यून के हवाले कर दिया। ट्रिब्यून ने उसे मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लोगों ने सड़कों पर सेलिब्रेट किया कि आखिरकार कोरियोलेनस अब शहर में वापस नहीं आएगा। अगर वह ज्यादा नहीं बोलता तो लोग उससे ऑफेंड नहीं होते। उसकी फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में लोगों को पता नहीं चलता और वो अपना पावरफुल ऑरा बनाए रख सकता था। उसका कॉन्सुल बनना लगभग तय था। उसके बाद वो चाहता तो बेशक अपने एंटी डेमोक्रेटिक गोल्स की दिशा में बढ़ सकता था, लेकिन जुबान एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। लुई 14 के दरबार में नोबल्स और मिनिस्टर्स कई दिनों तक स्टेट्स के अफेयर पर डिबेट करते। फिर उनमें से 2 लोगों को चुना जाता जो किसी विषय पर विरोधी पक्ष रखते थे। फिर इन दोनों को मौका मिलता कि वो अपने विचारों से किंग को इम्प्रेस कर पाए। राजा दोनों को बड़े ध्यान से सुनता और जब उनकी बात खत्म होती और वो राजा की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते, तो राजा उनसे सिर्फ इतना कहता, आई शैल सी। और फिर उसके बाद राजा के मुंह से उस टॉपिक पर किसी को कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। कुछ हफ्तों के बाद जब राजा कोई डिसीजन या पॉलिसी लेकर आता, तब लोगों को सिर्फ उसका रिजल्ट ही दिखाई देता। लुई बहुत कम बोलता था,
लुई हमेशा से ऐसा नहीं था। वह अपनी युवावस्था में काफी बोलता था। कम बोलने का गुण उसने बड़ी मेहनत से खुद पर लागू किया था। लुई चुप रहता था ताकि उसके नीचे काम करने वाले मिनिस्टर्स कभी ये ना समझ पाएं कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि उसका स्टैंड क्या है और ना ही कोई उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट कर पाता था। इस वजह से कोई उसे धोखे में नहीं रख सकता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसे क्या सुनना पसंद है और क्या नहीं। उसके चुप रहने के कारण दूसरों को ज्यादा बोलना पड़ता, जिससे वो खुद के बारे में ही बहुत सारी बातें रिवील कर दिया करते, जिसका लुई आगे चलकर उनके ही अगेंस्ट यूज करता। लुई की साइलेंस उसके आसपास रहने वाले लोगों में डर बनाए रखती थी। यह उसकी पावर का फाउंडेशन था। शक्ति दिखावे का खेल है, और जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप बड़े और पावरफुल नजर आते हैं। आपकी साइलेंस दूसरों को अनकंफर्टेबल बनाती है। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे हमेशा अपने माहौल और लोगों के व्यवहार का इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। उन्हें यह जानना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और जब आप अपने भावों को कंट्रोल करते हैं तो लोग आपकी इंटेंशंस को नहीं समझ पाते। आपके शॉर्ट आंसर्स और साइलेंस दूसरों को डिफेंसिव बना देती है, जिससे वे नर्वस होकर उस गैप को हर तरह से भरने की कोशिश करने लग जाते हैं जो आपने क्रिएट कर दिया है। और इस प्रोसेस में वे अपने बारे में बहुत कुछ रिवील कर जाते हैं। आपके साथ हुई इस अनकंफर्टेबल मीटिंग से वे ठगा हुआ महसूस करेंगे और आपके कहे हर एक शब्द के बारे में सोचेंगे, जिससे आपकी पावर उनके ऊपर बढ़ेगी। जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा प्रभावशाली और मिस्टीरियस दिखाई देते हैं। आर्टिस्ट एंडी वारहोल को काफी कम उम्र में यह समझ आ गया था कि लोगों से बोलकर उनसे अपनी मर्जी का व्यवहार करवाना इम्पॉसिबल है। एंडी कहते हैं कि हम ज्यादा शक्तिशाली तब बनते हैं जब हम चुप हो जाते हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम कोई ना कोई बेवकूफी भरी बात बोल जाते हैं, या कोई ऐसी बात जो हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो। कम बोलने से हम इस खतरे से बच सकते हैं। 1825 में रूस में नया जार गद्दी पर बैठा। उसकी गद्दी पर बैठते ही रूस में लिबरल्स ने विद्रोह शुरू कर दिए। उनकी डिमांड थी कि रूस भी यूरोप की तरह मॉडर्न बने और इंडस्ट्रीज और सिविल स्ट्रक्चर में भी एडवांस बने। इस रेबेलियन को दबा दिया गया और इसके लीडर राइलिएव को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो उसके गले में बंधी रस्सी टूट गई और वो बच गया। इस तरह की घटना के घटने पर उसे भगवान की मर्जी समझा जाता था और उस बंधक को माफ कर दिया जाता था। पर राइलिएव जैसे ही खड़ा हुआ, उसने लोगों के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, देखा, रूस में ये लोग एक रस्सी भी ढंग से नहीं बना सकते। जार को रस्सी टूटने की खबर दी गई और जार राइलिएव को माफी का पत्र साइन करने ही वाला था, लेकिन उसने पूछ लिया कि रस्सी के टूटने के बाद उसने क्या कहा। मैसेंजर ने बता दिया कि राइलिएव ने क्या कहा था। जार ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो उसे गलत साबित करते हैं। अगले दिन उसे फिर से फांसी दी गई। इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते।